नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए आपको बताते हैं कि आज शो में हम क्या खास लेकर आए हैं आपके लिए। इस पूरे हफ्ते के मार्केट का हाल आपको बताएंगे, जहां हमने देखा कि इस बार स्मॉल कैप और मिड कैप का बोलबाला ज़्यादा दिखाई दे रहा था, तो वहां पर किस तरह का एक्शन था। अगले हफ्ते बाजार में 3 IPO आने वाले हैं, तो जानेंगे कि वहां स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है और इसके साथ सोमवार के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं बाजार के लिए, ये भी जानेंगे। अपने एक्सपर्ट से हम राय भी लेंगे और उनके कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे बाजार के साथ ही, जहां हमने देखा कि आज पूरे दिन दबाव में दिखा बाजार। काफ़ी उठापटक वहां पर रही। हल्की सी कमजोरी हमने निफ्टी में आते हुए देखी दिन के आखिर में। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हालांकि आप देख सकते हैं, और उसके बाद 17,500 का लेवल अचीव कर पाया एक बार फिर से निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बिल्कुल फ्लैट बंद हुए, लेकिन सारा एक्शन हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में देखा, जहां करीब आधे से 1% तक की तेजी थी। तो कौन से वो शेयर थे इस पूरे हफ्ते जहां पर काफ़ी ज़्यादा हलचल रही और कौन कौन से सेक्टर्स में तेजी या मंदी रही, ये सब डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, इस पूरे हफ्ते का ही एक्शन हम आपको बता देते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव का माहौल देखा गया है और हफ्ते भर की रिकवरी के बाद आज बाजार में हमने क्लोजिंग देखी वो कमजोरी के साथ थी। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो केवल 18 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखी गई। 17,500 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर देखी गई। सेंसेक्स में भी लाल निशान में ही क्लोजिंग आज देखी गई, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो हल्के निशान में बंद हुआ। लेकिन इस पूरे हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स ने करीब 2% का रिटर्न दिया, वहीं बैंक निफ्टी ने 2.5% का रिटर्न दिया। अगर इस पूरे हफ्ते का हम रिटर्न कंपेयर करें तो अब निफ्टी में जो टॉप गेनर था वो यूपीएल था, जिसने की वीकली रिटर्न की अगर बात करें तो 6.3% का रिटर्न दिया। टाटा स्टील ने करीब 6% का, हिंडाल्को और लार्सन टुब्रो और आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप परफॉर्मर रहे इस पूरे हफ्ते। वहीं जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला वो था पावर ग्रिड, करीब 5% की गिरावट देखी गई। डिवीज लैब में 4% की गिरावट थी। एचडीएफसी लाइफ 3% और सिप्ला और भारती एयरटेल में भी इस पूरे हफ्ते कमजोरी बनी रही है। अब आते हैं मिड कैप में, तो मिड कैप में टॉप परफॉर्मर था वोडाफोन आइडिया, जहां पर कि अगर वीकली रिटर्न की बात करें तो 28% की तेजी इस स्टॉक में देखी गई। उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल में करीब 11% की, और जिस तरह से इकोनॉमी में अनलॉक थीम के शेयरों में हमने तेजी देखी, उसमें टॉप परफॉर्मर था इंडियन होटल्स, करीब 11% की मजबूती, और हिंदुस्तान जिंक और नैल्को में भी अच्छी मजबूती देखी गई है। मिड कैप लूजर्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी था टॉप लूजर। उसके बाद डॉक्टर लाल पैथ लैब, वर्लपूल, धानी सर्विसेज और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की कमजोरी देखी गई। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो टॉप परफॉर्मर थे इस वीक वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आरबीएल बैंक, जिसमें की करीब 4 से 5% की तेजी देखी गई। और लूजिंग साइड पे बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने का काम किया। बिल्कुल, और भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट्स पर नोमुरा के ग्लोबल मैक्रो रिसर्च हेड रॉब सुब्बारामन का कहना है कि भारतीय बाजार को लेकर अभी कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए कुछ रिस्क जरूर हो सकते हैं। I would say India is not in our troubled 10, but we do think India has some macro risks next year. One is we think inflation is going to stay sticky. We're forecasting 5.6% for CPI inflation for another year, next year, of inflation being above the RBI's mid-target. And we think the current account deficit is going to get larger next year, getting around 2% of GDP. Not as bad as during the taper tantrum, and India has massive amounts of FX reserves, but the high inflation, the weak fiscal positions, a return to a current account deficit of around 2%. It's saying that India's got some macro risks that we need to monitor. इधर बाजार के वैल्यूएशंस प्री कोविड पीक लेवल्स से काफ़ी सस्ते हैं। ब्याज दरें भी काफ़ी कम हैं, जिससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए बाजार में घरेलू निवेश बढ़ता जा रहा है। बाजार के मौजूदा ट्रेंड पर एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रतीक अग्रवाल का और क्या कहना है, आइए सुनते हैं। प्री कोविड पीक वैल्यूएशंस जो बाजार ने देखी थी, जो आज की वैल्यूएशन है वो करीबन 8-10% कम है।
तो इसलिए हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल है। इसके साथ इंटरेस्ट रेट्स कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई है, तो वो बाजार को और सपोर्ट कर रही है। जो आपने कहा कि निवेशक जो हैं बाजार में डिप पे आ जाते हैं, वो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ग्लोबली ये होता है। जब आपको बाजार से 10-12% कंपाउंडिंग की अपेक्षा हो तो डिप्स पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उस रिटर्न्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता रहेगा, या ऐसा मेरा मानना है। इंडिया में बहुत छोटा तबका इक्विटी मार्केट में पैसे लगाता है। जो पर कैपिटा है हमारी वो बढ़ती जा रही है। तो जिस वजह से आप देख रहे हो कि गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं या एयर कंडीशनर ज्यादा बिकते हैं, बेसिकली जो लोग हैं उनके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। उसी वजह से आप देखोगे कि इक्विटी मार्केट में भी निवेश ज्यादा होता है, लोगों के पास रिस्क कैपिटल अब बढ़ रही है। तो ये ट्रेंड आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर रिस्क एपिटाइट बढ़ रही है, जैसा कि बता रहे हैं यहाँ पर हमारे मेहमान। आज हमारे शो के दोनों मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश गोरक्षकर और मंदार जामचांदेकर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मंदार, 17,500 का लेवल तो होल्ड कर लिया बाजार ने। आज हमने देखा काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, कुछ गिरावट दिखी, एक अच्छी रिकवरी, स्मार्ट रिकवरी दिखी टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे। 17,500 आपकी नज़रों में कितना अहम लेवल है, और आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक अब यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेगा बाजार, या एक बार फिर से हम देखेंगे कि शायद कुछ और मुनाफा वसूली दिखे? सौमित्र, गुड इवनिंग। देखिए, मुझे लगता है कि 17,500 नहीं 17,600 ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, क्योंकि देखें तो आज का दिन और कल का दिन भी जो हाई किया था वो 17,500 क्रॉस करके 590 के आसपास जाके नीचे आ गया। और इससे पहले 24 नवंबर को भी मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था 17,600 के आसपास। तो 17,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये निफ्टी ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि निफ्टी में एक इंडिसाइसिव सा ट्रेड देखने को मिलता रहेगा और स्क्रिप्ट स्पेसिफिक एक्शन शुरू रहेगा। लेकिन 17,600 अगर ब्रेक होना हो तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी हमें स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी है। 36,900 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक चुका है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग स्टॉक से अगर स्ट्रेंथ मिलती है तो ये 17,600 का जो लेवल है ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है। हाँ, उसके बाद बड़ी मूव एज सच नहीं है, लेकिन एक 300 पॉइंट का अपसाइड वहां से निफ्टी के लिए जरूर आ सकता है। लेकिन अभी ध्यान देना जरूरी है, 17,600 अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है, लेकिन अंडर करंट है और स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखना बहुत जरूरी है। 600 का लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको वॉच करना चाहिए। वहाँ बाजार पहुँचे तो फिर एक अप्रूव की उम्मीद की जा सकती है। अविनाश, अभी सवाल अब ये बच जाता है कि अब नेक्स्ट ट्रिगर्स क्या होंगे बाजार के लिए। आज जो हमने देखा कि FII का फिर से जो आंकड़ा आया है वो बिकवाली का ही आया है, 1100 करोड़ के आसपास का। उसके अगेंस्ट DIIs जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो आंकड़ा बहुत छोटा है। उसके आगे हमने देखा RBI पॉलिसी अब ख़त्म हो चुकी, कुछ बदलाव नहीं हुआ, मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया। नेक्स्ट वीक ज़रूर फेड की अब एक मीटिंग है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स लगातार आते रहें जाते रहें और बाजार में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमने देखा नहीं। अब अगर बाजार को जो रैली है उसके नेक्स्ट रन में जाना है तो क्या ट्रिगर्स आप वॉच करेंगे? सौमित्र, आपने सही कहा कि मार्केट्स में FII की बिकवाली जो है वो काफी लंबे समय से नेगेटिव है। आज भी फिगर नेगेटिव आया है और डोमेस्टिक फंड्स की तुलना आप FIIs के साथ कर ही नहीं सकते। यहाँ पे डेफिनेटली वो बात तो वेरी क्लियर है। मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट्स को अभी आने वाले हफ्तों में देखेगा वो बेसिकली कोविड का कितने केसेस आते हैं। कोविड के केसेस अगर आते नहीं है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली मीडियम टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि एक अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से इंडिया में मुश्किल से बहुत कम ओमिक्रॉन केसेस आए हैं। तो ये अगर कोविड का स्केयर दिसंबर में नहीं आता है, जनवरी में भी होपफुली अगर नहीं होता है, तो मार्केट्स को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि डेफिनेटली ऑन ग्राउंड सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। और जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट है, होटल्स है, एविएशन है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। रही बात सेक्टर्स जो बिना मार्केट के हेल्प से बढ़ने वाले हैं और या अच्छे रुझान दिखा रहे हैं, उनमें से मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ये सब सेक्टर्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं क्योंकि कोर डिमांड सौमित्र काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमने मैनेजमेंट से काफी बात की है तो उन्होंने यही कहा है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है और अगर नॉर्मल सी मार्केट में देखने को मिलती है,
अगर कोविड के कोई केसेस ज्यादा बढ़ते नहीं है तो आपको तीसरी तिमाही तो अच्छी दिखाई देगी, लेकिन जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी अच्छा आएगा। तो आई थिंक वी आर होपफुल कि मार्केट्स में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर कोई एज्यूम करता है तो डेफिनेटली काफी मौके बाजार में है जहां पे इन्वेस्टर थोड़ा सा एसआईपी या थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइन से अपना पोर्टफोलियो शुरू कर सकता है। करेक्ट, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ही इस बाजार में एक बेटर तरीका होगा, बेटर स्ट्रैटेजी होगी। एक स्पेस पे फोकस करते हैं जहां एक खबर भी आई और पिछले कुछ समय से फोकस में भी था, वो था बैंकिंग स्पेस। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को लेकर वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट नोट दाखिल किया है। इस बिल के तहत केंद्र सरकार सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी 50% से घटाकर 26% करेगी। और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के निजीकरण की तरफ औपचारिक कदम जो है वो बढ़ा दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 जो है उसके ऊपर वित्त मंत्रालय ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी कर दिया है। इसको कैबिनेट को भेज दिया गया है और इस बात की काफी संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट की जो अगली बैठक होगी उसमें इसको मंजूर भी कर लिया जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि संसद का जो चालू सत्र है उसी में इस बिल को पास करा लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री ने पिछले बजट में इस बात की घोषणा की थी कि चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम नजर आ रही है कि चालू वित्त वर्ष में ही इस प्रक्रिया को पूरी भी कर ली जाए, क्योंकि कई ऐसे कदम हैं जो कि अभी उठाने बाकी हैं, काफी ड्यू डिलिजेंस करना बाकी है। हालांकि सरकार ये मंशा रखती है कि जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि नीति आयोग ने 2 बैंकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, एक सेंट्रल बैंक है और दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक है। हालांकि विनिवेश के ऊपर जो हाई पावर कमेटी बनी है उसने अभी इन नामों पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। अब यहां से सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, कैसे पार्लियामेंट की मंजूरी लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ बिल के मसौदे में जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं ये भी मेंशन किया है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी इन बैंकों में 50% से कम करना चाहती है, लेकिन इस बात पर क्लैरिटी अभी नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से निकलना चाहती है या अपनी हिस्सेदारी कम से कम 26% जो है बनाकर रखेगी। ये बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो है बैंकिंग यूनियंस को कैसे मनाती है, क्योंकि काफी इंटेंस प्रोटेस्ट की तैयारी बैंकिंग यूनियंस ने कर ली है। अभी 2 दिन का वो हड़ताल कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो इसको और बढ़ाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसको लेकर आगे कैसे बढ़ती है। बिल्कुल, तो सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाना चाहती है सरकारी बैंकों में 50% से नीचे 26% तक। अविनाश, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है और हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का बहुत समय से ये इंटेंशन रहा है कि वो जो सरकारी बैंक हैं उनमें से हिस्सा निकले, कई जगह से बाहर भी निकल जाए। 2 कंटेंडर जो अभी प्रकाश बता रहे थे, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पर लिस्ट में नाम सबसे इनका ऊपर है, लेकिन बहुत सी और बहुत बैंक हैं सरकारी बैंक जहाँ सरकार का हिस्सा काफ़ी बड़ा है। आप कैसे रीड करेंगे इस न्यूज़ को? हमने देखा कि आज जब ये खबर आई तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए थे। बिल्कुल सौमित्र, ये न्यूज़ बहुत ही मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए बाजार में ऐसा रुझान है कि अगर पीएसयू बैंकों में 50% के नीचे गवर्नमेंट करती है तो उसका मतलब ये बैंकों का कंट्रोल गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। और इसमें आपने सही कहा कि सेंट्रल बैंक, आईओबी काफी टाइम से फोकस इन्वेस्टर्स के रडार पे है। इनफैक्ट काफी दूसरे भी बैंक है, जैसे आईडीबीआई बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो वीकर सेट ऑफ बैंक्स है वहां पे डेफिनेटली आपको अच्छे खासे मौके मिलेंगे। हो सकता है कि बड़े बैंकों में भी थोड़ा सा डाइवेस्टमेंट करने की बात करें, लेकिन पहला टारगेट गवर्नमेंट का रहेगा कि छोटे बैंकों को डाइवेस्ट करे और वहां से इक्विटी कम करे। और ये डेफिनेटली मार्केट्स के लिए और इन बैंकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर यहाँ पे आता है तो एसेट क्वालिटी, जो लोन बुक ग्रोथ है, ये पूरी तरह से दूसरे पर्सपेक्टिव से मार्केट्स इनको देखने लगेगा और यहाँ पे अच्छी रेटिंग होगी। तो डेफिनेटली फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव अच्छी बात है, गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा लेकिन इन्वेस्टर्स को भी अच्छे मौके मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जितना जल्दी हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जीक्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट के साइड से मार्केट्स क्लोजली वॉच करें।
करेक्ट, तो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। इंटेंट तो सरकार ने दिखा ही दिया है। मंदार, अब ये जो खबर आई है इसके बाद, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये स्टॉक सडनली पीएसयू बैंक चल पड़े, तो अब यहाँ फोकस करना चाहिए या फिर जो ट्रेडिशनल तौर पर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं जहाँ पर जनरली बाजार का रुख पॉजिटिव रहता है, जहाँ पर सलाह दी जाती है कि आपको अगर पोर्टफोलियो में बैंक रखना है तो बड़ा प्राइवेट बैंक रखें, आप किस साइड जाएंगे अभी? मंदार, आपका माइक म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। सौमित्र, मुझे लगता है कि प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स का एक मिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पीएसयू बैंक्स अच्छे लग रहे हैं। जब मैं चार्ट देखता हूं ये सारे बैंक के, तो मुझे एक ही बैंक अच्छा लगता है और वो है एसबीआई। बाकी के जो बैंक्स है वो अभी भी एक फ्री काइंड ऑफ अप ट्रेंड में नहीं चल चुके हैं। अभी भी रेजिस्टेंसेस हैं, बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है कि जो ब्रेक करके चलेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी बड़े बड़े रेजिस्टेंसेस हैं ये सारे बैंक्स के लिए, और बहुत सारे बैंक्स हैं कि जो एक इनडिसीजन दौर से गुजर रहे हैं। तो जब कब इनमें इन्विटेशन बनेगा तब इन पे जरूर व्यू ले सकते हैं। लेकिन अगर बैंक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एसबीआई पीएसयू बैंक्स में अच्छा लगता है, और दूसरा जो बैंक प्राइवेट बैंक्स में अच्छा लगता है वो है आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक। तो ये तीन बैंक्स जो है कि जिन पे अभी फिलहाल पॉजिटिव व्यू बन रहा है, लेकिन अगर ये व्यू चेंज होता है तो बाकी के स्टॉक्स पे भी हम रिव्यू जरूर करेंगे। एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये दो बड़े बैंक जो हैं वो पसंद आते हैं, उन्हीं पर फोकस रखें तो बेटर है। और मिक्स, जैसा कि मंदार बता रहे हैं कि आप पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स दोनों का एक मिक्स अपने पोर्टफोलियो में रखें तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। इकोनॉमी के फ्रंट पे भी एक खबर आई है आज, और वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े, जो सालाना आधार पर हमने देखा कि इसमें गिरावट दर्ज की गई है। आईआईपी पिछले साल अक्टूबर में 4.5% से घटकर 3.2% रह गई है। महीने दर महीने के हिसाब से आईआईपी भी 3.3% से घटकर 3.2% पर आ गई है। सालाना आधार पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पिछले साल 4.5% से के मुकाबले 2% रह गई है। इधर अगर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो पिछले अक्टूबर में ये करीब 11.25% थी, जो इस साल घटकर 3% के आसपास रह गई है। हालांकि हमने माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ में ज़बरदस्त तेज़ी देखी है, और जो पिछले साल के -1% से बढ़कर इस साल करीब 11.5% के पास पहुंच गई है। अविनाश, कैसे आप रीड करेंगे जो आईआईपी का डेटा फिलहाल आया है आज, और हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक फ्रंट पर रिकवरी हो रही है, लेकिन ये जाहिर तौर पर बैक डेटेड डेटा है, हम पिछले क्वार्टर्स का देख रहे हैं, आने वाले समय में शायद और बेटर होगा। लेकिन ये जो बेस अब बना है, यहाँ से जब हम उम्मीद करेंगे कि आगे नंबर्स बेटर आएंगे, क्या आपको लगता है जो कैपिटल गुड स्पेस हुआ या ऑटो स्पेस हुआ, अब वहाँ पर फोकस करना चाहिए जब हम अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं? तो बिल्कुल सौमित्र, देखिए मुझे लग रहा है कि ये बैकडेटेड आईआईपी नंबर से मार्केट्स में निवेशकों को बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जो आने वाले 3 से 6 महीने हैं वहां पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली जीडीपी के ग्रोथ आंकड़े आईआईपी के नंबर से इंप्रूव होंगे। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे तो हमको लग रहा है कि बहुत फोकस गवर्नमेंट ने भी पिछले बजट में दिया था। इसमें कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये जो भी सेगमेंट वाली कंपनियां हैं, यहाँ पे जरूर मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज मार्केट्स में मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ग्राउंड लेवल पे ऑर्डर बुकिंग रिकॉर्ड हाई लेवल पे है, अभी एग्जीक्यूशन के लिए की देरी है। और मुझे लग रहा है कि होपफुली अगर कोरोना का कोई वेरिएंट तकलीफ नहीं देता, तो मेरे ख्याल से चौथी तिमाही इन कंपनीज के लिए काफी अच्छी रहेगी। FY23 भी अच्छा रहेगा। और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि काफी ऐसी कंपनीज है जैसे सीमेंस है, टिपिकली आप L&T देखिए तो ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि निवेशकों को डेफिनेटली ये सेक्टर पे थोड़ा सा पैसा अभी लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स अभी वीक है। ऐसे वीक मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक्स जरूर एक्यूमुलेट करने चाहिए। तो क्या रखना चाहेंगे आप, सीमेंस या L&T? हम देख रहे हैं कि पूरे हफ्ते में L&T जैसा भारी भरकम स्टॉक भी करीब 5% चल गया है, पूरे हफ्ते की बात मैं कर रहा हूं। तो अब आप क्या रखना चाहेंगे अपने? आज इनफैक्ट सीमेंस हमारे सामने करीब 7.5% ऊपर, तो फिर इसमें से चूंकि तेजी ऑलरेडी चल रही है, किसको पिक करेंगे आप? सौमित्र, आई थिंक मुझे L&T पसंद है, क्योंकि देखिए L&T में कैपिटल गुड्स का एक रिप्रेजेंटेटिव बहुत बड़ा बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास इनके जो आईटी बिजनेसेस है वो उनको काफी सपोर्ट भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से L&T में एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर किसी को इस प्राइस से भी खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा अपसाइड आपको मिलेगा, क्योंकि जो जीडीपी का ग्रोथ आंकड़ा आरबीआई ने भी फोरकास्ट किया है करीबन 9.5%,
हमको लग रहा है कहीं ना कहीं कैपिटल गुड कंपनी जैसे L&T को जरूर फायदा होना चाहिए, और ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन अगर टाइम पे होती है तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में मार्केट एज्यूम करेगी कि ऑर्डर भी बढ़ेंगे और एग्जीक्यूशन भी फास्टर होगा, तो L&T विल बी अ बेटर चॉइस। ऐसा नहीं कि सीमेंस में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन सीमेंस थोड़ा सा जल्दी भाग चुका है, तो L&T पे मुझे लग रहा है कि निवेशकों को थोड़ा पैसा जरूर एलोकेट करना चाहिए। ओके, तो L&T होगा यहाँ पर कैपिटल गुड्स में। अगर आप स्पेस में जगह बनाना चाहते हैं, अगर उसको पोर्टफोलियो में अपनी जगह देना चाहते हैं, तो L&T पर आप फोकस कर सकते हैं। चलिए प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, जहाँ बाजार में अगले हफ्ते 2 कंपनियों के IPO आ रहे हैं। डेटा पार्टनर्स का IPO 14 से खुलकर 16 दिसंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 555 से 585 रुपये तक। मेड प्लस हेल्थ सर्विस का भी IPO सोमवार को खुलेगा और ये बुधवार को बंद होगा। इसमें कम से कम 18 शेयरों के लिए निवेश करना होगा। इसका प्राइस बैंड 780 से 796 रुपये तय किया गया है। कंपनी बाजार से 1398 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। साथ ही हमने देखा कि आज स्टार हेल्थ की कमज़ोर लिस्टिंग हुई। 900 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले ये शेयर 848 रुपये पर लिस्ट हुआ। हालांकि दिन के निचले स्तरों से इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिली और आखिर में यह हल्की बढ़त के साथ ही 900 रुपये के आसपास ही जाकर बंद हुआ है। तो ये IPO मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन चल रहा है। पिछले हफ्ते इस बीते हफ्ते में काफ़ी IPOs थे और अगले हफ्ते भी कुछ IPOs आने वाले हैं। यहाँ पर आप अपना फोकस रख सकते हैं। एक और फोकस हम अपना चेंज करते हैं और जैसा कि हम कैपिटल गुड्स की बात कर रहे थे, अभी एक बड़ी टाटा ग्रुप कंपनी की बात करते हैं। ET Now और ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से खास बातचीत में टाटा पावर के MD और CEO प्रवीर सिन्हा ने कहा है कि कंपनी का देश के हर हिस्से में चार्जिंग स्टेशन लगाने का इरादा है। I would say that the progress has been phenomenal in just 15-16 months that we took for the central Odisha, and the others which have been 1 year we will complete on 1st January, and the last one we would complete 9 months. I think we have used our experience and learning in all the locations to bring the best in terms of implementing these solutions in Odisha. We're doing large-scale investment also over there. Nearly 1,200 crores to 1,500 crores of investment will happen on a yearly basis to improve the technology, as also to improve the reliability and customer service. And the benefit of that, the customers over there will be able to see, as also the financial performance of the company will improve drastically from their existing losses, which were there in 30% range. We expect to bring it in the 20% range. ओके, मंदार आपसे जानना चाहेंगे, फंडामेंटली तो टाटा पावर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कंपनी के मैनेजमेंट से जब हमारे मैनेजिंग एडिटर ने बात की तो उन्होंने बहुत सारे प्लान्स बताए देश भर में। इनफैक्ट उनका कोट ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। लेकिन चार्ट्स पर आपको टाटा पावर कैसा दिखाई देता है? क्या लगता है आपको कि कुछ अपॉर्चुनिटी बनेगी? सौमित्र, इमीडिएट तो नहीं लग रहा है क्योंकि फिलहाल एक रेंज बाउंड ट्रेड से गुजर रहा है। 210 और 250 इस तरीके का इसका रेंज है। 210 या 200 के करीब अगर मिलता है तो एक्यूमुलेशन, लॉन्ग टर्म के तौर से एक्यूमुलेशन के व्यू से सोच सकते हैं। किसी को अगर स्विंग ट्रेड करना हो, शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट हो, तो ये 210 और 250 का लेवल का यूज करके इसमें स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के तौर से अभी बड़ी मूव यहां से लग नहीं रही है। जब तक ये लेवल्स ऊपर के रेजिस्टेंसेस ब्रेक नहीं होते तब तक ऊपर की लेवल्स एक्टिवेट नहीं होंगी। फिलहाल रेंज में ही चलेगा और इसके पीछे का रीजन जो हमने पास्ट में मूव देखा है, जिस तरीके से बड़ी सी रैली इसमें देखने को मिली है, वो कंसोलिडेट फिलहाल हो रही है। ओके, चलिए ठीक है। तो कंसोलिडेशन के फेज में टाटा पावर दिखाई देता है। चलिए बताते हैं आपको कि अगले हफ्ते कौन से वो शेयर होंगे जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। हमारे मेहमान कुछ आइडियाज लेकर आए हैं। वक्त हो गया है VIP शेयर का। अविनाश, आपसे शुरू करेंगे। कौन से 2 आइडियाज आप लेकर आए हैं आज अगले हफ्ते के लिए या उससे आगे के समय के लिए हमारे दर्शकों के लिए? सौमित्र, मेरे पास 2 आइडिया है। पहली आइडिया एक SaaS कंपनी है जो प्रोडक्ट IT में बहुत वेल नोन नाम कमाती है और उसका नाम है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का सबसे बड़ा USP ये है कि SaaS का बिजनेस कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में मार्जिन का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। कम से कम 30% की मार्जिन आउटलुक उन्होंने दी है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है और हाल ही में कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त हुई है। हमारा मानना है कि करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, क्योंकि दूसरी बात जो करेंसी पे आज हमने देखा कि डॉलर काफी स्ट्रेंथन हो गया था, रुपया वीक हो गया था, तो इसका भी टेलविंड कंपनी को काफी फायदा कराएगा। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि अगर
12 to 15 मंथ्स का नजरिया है तो 850-900 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरी कंपनी सौमित्र बेसिकली एलपीजी इंपोर्ट्स और टर्मिनल लिक्विड टर्मिनल्स में काफी बड़ा नाम कमाती है। उसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स। ये कंपनी ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुकी है। सबसे बड़ी बात ये बिजनेस बहुत ही यूनिक है, बहुत कम प्लेयर्स इसमें ऑपरेट करते हैं और इसमें ज्यादातर कंपटीशन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है। एलपीजी एक ऐसा इनपुट है जो लगातार 6-7% से पिछले 4-5 साल से ग्रो कर रहा है, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। प्लस इन्होंने अभी रिस्ट्रक्चरिंग किया है तो नेदरलैंड्स की कंपनी वोपैक इनमें इक्विटी स्टेक लेने वाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर है। तो यहाँ पे भी हम समझते हैं कि अगर 6 to 12 मंथ्स का नजरिया है तो कम से कम 325-330 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो दोनों शेयर्स अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, इनको जरूर एक्यूमुलेट करिए और मेरे ख्याल से अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी। ओके, तो दोनों ही शेयर एजिस लॉजिस्टिक्स और इंटेलेक्ट डिजाइन इस समय अच्छे वैल्यूएशन पर हैं, आप खरीद सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मंदार, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए आपसे क्विकली जानना चाहेंगे कौन से टॉप 2 ट्रेड होंगे अगले हफ्ते के लिए आपके? सौमित्र, 2 स्टॉक्स अगर पिक करने हो तो पहला होगा नेटवर्क 18। एक बढ़िया सा ब्रेकआउट जनरेट किया है स्टॉक ने, आज 97 का रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चला है। अब अगला जो रेजिस्टेंस है वो सीधा 170 के लेवल्स पे बनता है, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। स्टॉप लॉस होगा 90 का और टारगेट होगा 171 का। और दूसरा बेस्ट पिक होगा भारत बिजली BBL। इसमें कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने आज ही एक इन्विटेशन जनरेट किया है, ब्रेकआउट जनरेट किया है, बढ़िया सा वॉल्यूम भी ट्रेड कर रहा है। इसमें बाय बनेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1900 और ऊपर में टारगेट होगा 2332 का। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही आज कार्यक्रम में शामिल होकर अपने जो है व्यूज़ देने के लिए मार्केट पर और अपने आइडियाज़ भी बताने के लिए। कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे फिर से, आपके लिए लेकर आएंगे मेड इन इंडिया।